गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मेरा आज का जो क्वेश्चन है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है पेशेंट्स का, कि जो आईवीएफ की सफलता रहती है वो किन बिंदुओं पर निर्धारित करती है, आईवीएफ की सफलता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कृपया इसके बारे में बताइए। ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आईवीएफ की जो सफलता है, आईवीएफ की सफलता का ओवरऑल परसेंटेज बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हम जो पेशेंट है उसकी उम्र और उसका एएमएच और उसका क्वालिटी ऑफ स्पर्म और क्वालिटी ऑफ एग्स, इनको हम बहुत ज़्यादा निर्धारित नहीं कर सकते। हमको जिस कंडीशन में मिलना है, हमको उसी कंडीशन में हमको आईवीएफ करना है। अब दिक्कत ये आती है कि आप जब आईवीएफ करने जाते हैं तो आईवीएफ करते समय आपका जो आईवीएफ करने का प्रोटोकॉल का जो चुनाव है, मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, उन पॉइंट्स में ये बता सकते हैं कि जो प्रोटोकॉल का चुनाव हर मरीज का, हर पेशेंट का जो प्रोटोकॉल का चुनाव, मतलब मैं किस तरीके से उसके अंडे का बनाने के लिए इंजेक्शन का चुनाव करूँगा, वो पेशेंट के एएमएच, पेशेंट का वेट, पेशेंट का उम्र, सब उस पर डिपेंड कर सकता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सभी पेशेंट को एक जैसा ट्रीट करें। पॉज करो जरा। फिर एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि जो बंदा आईवीएफ स्पेशलिस्ट है, क्लिनिशियन है, वो यदि किसी पेशेंट का यदि प्रोटोकॉल का चुनाव करके उसके हिसाब से कि एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल देना है कि डाउन रेगुलेट करना है कि पहले ओसीपी देना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा, यदि क्लिनिशियन खुद फॉलिकुलर स्टडी करे तो इसमें ये अंदाज हो सकता है कि कैसा रिस्पॉन्स हो रहा है, कितना डोजेज में चेंज करना है। यदि कोई और हमको फॉलिकुलर स्टडी करके दे रहा है तो वो हम उस हिसाब से गोनाडोट्रोपिन का डोजेज सेट करना बड़ा कठिन होता है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु होता है क्लिनिशियन के लिए। अब तीसरी बात यह है कि जैसे मैंने लिखा है कि किस पेशेंट को कौन सा ट्रिगर देना है। किसी पेशेंट को एचसीजी का ट्रिगर देना है, किसी पेशेंट को हमको जीएनआरएच का ट्रिगर देना है। आप ब्लैंकेट सबको इकट्ठा नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट को ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम होने का खतरा रहता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। दूसरा, यदि फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट खुद ओवम पिकअप करे, जैसे मैं खुद ओवम पिकअप करता हूँ, मुझे मालूम है कि कितने एग्स बन सकते हैं, कितने एग मुझे मिलेंगे, उनकी क्वालिटी कैसी रहेगी, तो मैं अपने एम्ब्रियोलॉजिस्ट को उस हिसाब से प्रिपेयर करता हूँ। जैसे रोज रेगुलर आईवीएफ की प्रक्रिया से लैब और ओटी का स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब खाली मेरे करने से आईवीएफ अच्छा हो जाएगा ऐसा नहीं है। मेरी ओटी कैसी है, मेरा अल्ट्रासाउंड मशीन ठीक काम कर रहा है कि नहीं, मेरा बाकी मशीनें काम कर रही हैं कि नहीं, वो 37 डिग्री में सेट है कि नहीं, ये चीज़ें एक बहुत स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है। इसके बाद रोल आता है जैसे एम्ब्रियोलॉजी का। एम्ब्रियोलॉजी इन हाउस है कि नहीं, क्योंकि यदि एम्ब्रियोलॉजी इन हाउस होगा तो आप स्टॉप कैप मैनेजमेंट से रिजल्ट तो अच्छे दे सकते हैं, पर लगातार अच्छा रिजल्ट देने के लिए पॉसिबली नहीं, क्योंकि एम्ब्रियोलॉजिस्ट खुद एक अलग विज्ञान है। मतलब मैं इसलिए ये लिख के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बिंदु इतने इम्पॉर्टेंट है एक अच्छे सफलता के लिए कि एम्ब्रियोलॉजी एक इटसेल्फ इट्स ए साइंस। मेरी जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट है वो अंडों को देखती है एवं कितने देर में एक्सी करना चाहिए, कौन से एग को कितना मैचुरेशन का टाइम देना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तभी हो सकता है जब वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट, हम क्लिनिशियन सब इकट्ठे काम करते हैं, रोज़ काम करते हैं और हमारी एम्ब्रियोलॉजी लैब्स मेंटेन हो। जितने भी लैब के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो क्वालिटी कंट्रोल्ड होना चाहिए। यदि आप रोज़ काम करते हो तो रोज़ में उसका क्वालिटी कंट्रोल, वो उसका ह्यूमिडिटी कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, उसका पीएच ठीक है कि नहीं। रोज़ और लगातार काम करने से एम्ब्रियोलॉजिस्ट का गैमीट हैंडलिंग टाइम कम हो जाता है। मतलब यदि हमारी एम्ब्रियोलॉजिस्ट यदि डेली काम कर रही है, रोज़ काम कर रही है, तो आप देखोगे, मैं ये सब चीज़ें आपको लाइव दिखाऊंगा, इसमें गैमीट को बाहरी स्ट्रेस कम होता है। जितना गैमीट मतलब एग और स्पर्म बाहर रहेगा उतना उसको एनवायरमेंटल स्ट्रेस होगा, जितना स्ट्रेस होगा उतना फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी घटेगी, जितना फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी घटेगी उतना एम्ब्रियो अच्छा नहीं बनेगा और सफलता की दर गिरेगी। इससे एम्ब्रियो बनने की चांस बढ़ जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, हम सीक्वेंशियल कल्चर करते हैं। सीक्वेंशियल कल्चर करने से कौन सी स्टेज के भ्रूण को क्या खाना चाहिए, कौन सा न्यूट्रिशन चाहिए,
तो वो बेहतर जीवित रह सके एवं बेहतर आगे बढ़े। जितना कम भ्रूण को बाहरी शॉक लगेगा, मतलब आप उसको स्ट्रेस कम दोगे, उतना वो अच्छा ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होता है। इक्सी करने की स्पीड, मतलब हमारी जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट है डॉक्टर रिंकू और मेरी बेटी ईशानी, अंडों को बाहर रखकर कम से कम स्ट्रेस देना ताकि वो इंक्यूबेटर के वातावरण से बाहर कम से कम रहे। एक अच्छा वो कुशल एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो रोज़ एक ही जगह पर एक ही इक्विपमेंट में काम कर रहा है वही कर सकता है। जो अधिकतर मैं देखता हूँ, यदि आप इस एम्ब्रियोलॉजिस्ट को किसी दूसरे वर्किंग टेबल पे बिठा देंगे या कोई एम्ब्रियोलॉजिस्ट वॉन्डरिंग है जाके काम करते हैं दूसरी जगह पर, तो उनको लैब में उस इंस्ट्रूमेंट में सेट होने में ही टाइम लग जाता है। इससे बहुत दिक्कत होती है, इससे स्पीड कम होती है। बहुत सारे मरीजों को नॉर्मली मैं 3 या 4 या 5 पेशेंट इकट्ठे करते हैं, उससे ज़्यादा हम IVF नहीं कर सकते। पर यदि बहुत सारे पेशेंट को आप इकट्ठे करके करते हैं तो एम्ब्रियोलॉजी अच्छी हो ही नहीं सकती, बशर्ते कि आपके पास एम्ब्रियोलॉजिस्ट ज़्यादा हों और आपके पास वर्किंग स्टेशन ज़्यादा हों कि आप एक साथ सबका इक्सी कर सकें। ब्लास्टोसिस्ट कल्चर या लॉन्ग टर्म कल्चर करना एक बहुत अच्छे लैब और बहुत अच्छे एम्ब्रियोलॉजिस्ट से ही संभव है। ब्लास्टोसिस्ट कल्चर में हमें सर्वोत्तम भ्रूण को चुनने में मदद करता है। ऐसे लैब जिसमें कि ब्लास्टोसिस्ट बनता हो, रेगुलर बनता हो, वो लैब डेफिनेटली सफलता की दर को इम्प्रूव कराता है, क्योंकि डे 3 और डे 5 या डे 4 डे 6, मतलब जो डे 3 क्रॉस कर लिया वो एम्ब्रियो डेफिनेटली एक अच्छा चुना हुआ एम्ब्रियो रहता है और उसका सीक्वेंशियल कल्चर के द्वारा चुनाव करने से सफलता की दर इम्प्रूव होती है। कितने ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र करें कि नहीं करें, कितने फ्रीज करें, एवं एक अच्छे सेंटर में जहां IVF स्पेशलिस्ट एवं एम्ब्रियोलॉजिस्ट इन हाउस होकर लगातार काम कर रहते हो, वहीं पर पॉसिबल है। क्योंकि आप यदि एम्ब्रियोलॉजी में ब्लास्टोसिस्ट बना रहे थे उसको फ्रीज़ करना होगा, तो फ्रीज़ करने के लिए आपके पास इमीडिएट होना चाहिए। यदि आपको थॉ करना होगा तो आपको फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना है, ये वहीं पर पॉसिबल है। आप एक अच्छा एवं लगातार अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट होता है, जो मैं थोड़ा सा उसको प्रेफर नहीं करता हूँ, आप यदि पेशेंट ज़्यादा ले सकते हैं, आप बैच में भी ले सकते हैं, पर उसमें आपको एम्ब्रियोलॉजिस्ट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और केवल यदि एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट बाहर से आप स्टॉप गैप में लेते हैं तो उसमें सफलता की दर उतनी अच्छी नहीं होती, ना ही वो लगातार अच्छी हो सकती है। तो ये कुछ बिंदु हैं। मैं आपको अभी जो मैं फॉलिकुलर स्टडी के बाद में जो IVF करूँगा, पिकअप करूँगा, मैं एज ए क्लिनिशियन IVF स्पेशलिस्ट, मेरी वाइफ एम्ब्रियोलॉजिस्ट उसको कैसे हैंडल करेगी वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये एक ओवम पिकअप के लिए ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी विथ नीडल गाइड है और मैं अभी फॉलिकल को देख रहा हूँ और आपको ये लेफ्ट राइट ओवरी है, ये लेफ्ट ओवरी है, ये जितने आपको दिख रहे हैं ये सब फॉलिकल हैं और इसके भीतर एग्स रहते हैं। क्योंकि मैं ही इसका स्टिमुलेशन दिया हूँ, ये एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल पे है, इसका जो ट्रिगर लगा वो HCG का लगा है और ये आपको फॉलिकल दिख रहे हैं। फॉलिकल कितने होंगे, कितने साइज़ के होंगे, उस हिसाब से हम ट्रिगर सेट करते हैं कि इसको HCG का ट्रिगर लगाएं कि GnRH का ट्रिगर लगाएं। ये पेशेंट जो है ये प्रोपोफॉल के एनेस्थीसिया में है। आप यदि 2 मिनट डॉक्टर निगम यदि बोल दें क्या एनेस्थीसिया दिया आपने? ये शॉर्ट जनरल एनेस्थीसिया, टोटल इंट्रावेनस एनेस्थीसिया से हम लोग देते हैं और चूँकि ये प्रोसीजर 5 से 7 मिनट में कंप्लीट हो जाती है तो इसको उस समय तक हमें पेन फ्री और बेहोश रखना पड़ता है, रेस्टाइज रखना पड़ता है। तो प्रोफॉल देते हैं, पेशेंट यहाँ से अवेक होके उठ के शिफ्ट होता है और 2 घंटे बाद हम उसको डिस्चार्ज करने की स्थिति में ला देते हैं। सर क्या ये पेशेंट घर जाने के बाद एकदम नॉर्मल होता है? हाँ जी, घर जाने के बाद एकदम नॉर्मल होता है। थोड़ा सा जब तक ड्राउजी रहता है तब तक हम उसको यहाँ ऑब्जर्वेशन पे रखते हैं। 2 से 3 घंटे में ये पेशेंट नॉर्मल हो जाता है। यहाँ कुछ सिप्स और कुछ ओरल उसको दे के फूड या पानी या जूस कुछ दे के अगर रिस्पांस ठीक रहता है तो वही करना। ओके सर। ये एक पिकअप नीडल है और मैं इस पेशेंट का पिकअप करने वाला हूँ और इस पिकअप नीडल को हम पहले एक वॉशिंग देते हैं।
ताकि वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाए और मीडिया से वॉश हो जाए। अब आप देखोगे इसमें एक लाइन दिख रही है, हम इस लाइन को टारगेट करेंगे ओवरी को उसकी लाइन में लाने के लिए। और आपको ये नीडल जाती हुई दिखेगी, स्टार्ट, ये आपको नीडल जाती हुई दिखेगी और एक एक आपको फॉलिकल पिचकता हुआ दिखाई देगा। ये मैं एस्पिरेट कर रहा हूँ फॉलिकल, इसमें अंडे रहते हैं और इस अंडों को जितना जल्दी हो सके मैं अपने एम्ब्रियोलॉजिस्ट को देता हूँ। और इसका जो फ्लूइड निकल रहा है, यदि आप देखोगे तो इसमें एक फ्लूइड निकलता है, ये फ्लूइड निकलता है, ये फॉलिकुलर फ्लूइड है, इसमें एग्स रहते हैं। ऐसे करके हम जितने भी उसके एग्स हैं, जितने भी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल हैं, उनको मैं एक एक करके निकाल रहा हूँ। ये एक तरफ की ओवरी, ये नीडल आपको दिखती है जाती हुई, ये मैं हिला रहा हूँ नीडल। ऐसे करके हम जितने भी फॉलिकल हैं उनको कोशिश करते हैं कि सब के सब हम निकाल लें। ये जो आप अभी देख रहे हैं, ये मैंने फॉलिकुलर फ्लूइड निकाल के हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर मिसेस रिंकू बनर्जी को दिया है, एंड वो उसमें से एक ढूंढ रही हैं जो फॉलिकुलर फ्लूइड हमने दिया है। और इन फॉलिकुलर फ्लूइड को जिस ये एक स्टीरियोजूम माइक्रोस्कोप है और ये एक वार्म स्टेज है ताकि जैसे उसको फोकस करो। ये एक ये आपको दिख रहा है, ये एक उठाई, ये और एक निकला, ये भी उठाया। ये जितना फास्ट होगा आईवीएफ की सफलता की दर उतनी तेज होगी, उतनी ज़्यादा होगी। और ये फास्ट जितना फास्ट होगा, ये फास्ट तभी पॉसिबल है जब एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट कंटिन्यूस काम करे, रेगुलर काम करे और इन हाउस एक ही इंस्ट्रूमेंट में यदि आपको फैसिलिटी रहे और आपका एनवायरनमेंट वैसे ही रहे तो काम की स्पीड अपने आप बढ़ती है। जितना एम्ब्रियो, जितना गैमीट, एग्स और स्पर्म्स बॉडी टेम्परेचर से बाहर रहेगा उतना उसमें शॉक लगता है उतना। तो उनको जितना हो सके बचा के हम कोशिश करते हैं कि हम आईवीएफ को एज फास्ट एज पॉसिबल करें। ये पॉसिबल तभी होता है जहाँ पर रेगुलर काम होता है, जहाँ पर इन हाउस क्लिनिशियन और एम्ब्रियोलॉजिस्ट हो, जहाँ पर हम बहुत एग सिलेक्शन के बाद आगे की प्रोसीजर क्या होती है? अब जैसे यहाँ पर एक सिलेक्शन, ये आप यदि देखोगे तो उनने वो एक उसमें से फ्लूइड में से निकाल के कल्चर मीडिया में रखा। ये कल्चर मीडिया भी एक को एक खाना देता है, उसमें से एक को फिर से कलेक्ट करके एक दूसरे उसमें रखा। और ये एक इंक्यूबेटर है जो बेंच इंक्यूबेटर है और हेल्प करता है हमको वैसे ही मेंटेन करने का। आप क्या पूछ रहे थे? एग सिलेक्शन के बाद की प्रोसीजर क्या है? एक सिलेक्शन के बाद में हम मोस्टली इक्सी करते हैं, मतलब हम आजकल सभी का इक्सी करते हैं उसी पैकेज में। और हमने पिछले वीडियो में बताया था कि एग के चारों तरफ एक कोरोना क्यूमुलस सेल्स होता है, उसको फिर डॉक्टर बैनर्जी डिन्यूट करेंगी, करके उसके एग का मैचुरेशन देखेंगी कि कितने M2 स्टेज में है। यदि कोई M1 में है तो उसको रखना पड़ता है कि वो M2 स्टेज में है। जो M2 स्टेज में जिसमें पोलर बॉडी रिलीज हो रखा है उसको फिर इक्सी किया जाता है। ये इक्सी वर्क स्टेशन है।
ये इक्सी वर्क स्टेशन है। इस वर्क स्टेशन में आप देखोगे ये एक वार्म स्टेज है और ये 2 नीडल दिख रही हैं। ये नीडल एक होल्डिंग और एक इंजेक्शन नीडल होती है। इसको इक्सी वर्क स्टेशन के बाद में जिस दिन जब इक्सी होती है वो भी बहुत फास्ट होना चाहिए। जितना आप एक इंस्ट्रूमेंट में, जैसे ये नैरिशिगे का है, इसका दूसरा जो मॉडल है उस पर यदि आप अचानक बिठा दिए तो उसमें काम करने में टाइम लगता है। तो बेसिकली इन हाउस रोज़ एक ही इंस्ट्रूमेंट में काम करते करते फास्ट होता है। जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट मॉनिटरिंग होते हैं उनको ये प्रॉब्लम भी होती है कि ये यदि मान लीजिए दूसरे कंपनी का कुछ हुआ तो वो टाइम लगता है उसमें। इसके बाद में जो एम्ब्रियो जो इक्सी हुआ उस इक्सी को आप देखोगे तो ये 2 इंक्यूबेटर हैं। अभी ये इंक्यूबेटर बंद है। इसमें हमें 37 में 6 ऑक्सीजन में 5%, ऑक्सीजन में 6.1 कार्बन डाइऑक्साइड का एक उसको अंदर रखा जाता है। जितना ये अच्छा इंक्यूबेटर होगा, लो ऑक्सीजन गुड कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स अ बेटर रिजल्ट, उससे आईवीएफ की सफलता बढ़ती है। ये हमको ब्लास्टोसिस्ट तक पहुंचाने में हेल्प करता है। आप देखोगे इसके भीतर बहुत सारे जो पूरा ये ह्यूमिड एटमॉस्फेयर रहता है। ये भीतर आपको बहुत सारे डिशेस भी दिख रही होंगी। आपको इसमें कुछ कॉइन्स भी दिख रहे होंगे जो कि इसको हीट ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। जितना अच्छा हीट ट्रांसफ़र होगा उतना अच्छा काम होगा, उतने ब्लास्टोसिस्ट बनेंगे, उतना सफलता की दर बढ़ेगी। ये जो इंक्यूबेटर है, ये इंक्यूबेटर एक बेंच टॉप जो कि इमीडिएट हमको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर ये तीनों इमीडिएट देते हैं, जिससे जो ब्लास्टोसिस्ट कन्वर्सन रेट है वो बढ़ जाता है। ये सब चीज़ें मिला के आपका जो क्वेश्चन था कि आईवीएफ की सफलता की दर कैसे बढ़ा सकते हैं। हम पेशेंट का कंडीशन, पेशेंट की उम्र नहीं घटा सकते, पेशेंट का एएमएच चेंज नहीं कर सकते, पेशेंट के अंडों की क्वालिटी चेंज नहीं कर सकते, पर जो हमारा लैब वर्क है, जो हमारा क्लिनिकल वर्क है, उसको इम्प्रूव यदि हम करें तो डेफिनेटली एक अच्छे आईवीएफ सेंटर की सफलता की दर 60-65% के आसपास, कभी कभी तो ये 85% तक भी जाती है। पर कंसिस्टेंटली यदि आप बोलेंगे तो हमारे सेंटर में 55-60% के आसपास प्रेगनेंसी के रेट रहते हैं। सर ये जो लास्ट क्वेश्चन मेरा कि जो गर्मी के दिनों में लोग बोलते हैं नहीं करना चाहिए, इसके बारे में और थोड़ा। गर्मी के दिनों में ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और कर रहा हूँ और इसी में काम होता है। और यदि लैब वर्क अच्छा है और यदि आपका टेम्परेचर अच्छा है, लैब का कंडीशन एयर कंडीशन अच्छी है, तो ये इंस्ट्रूमेंट यदि ठीक टेम्परेचर में आपने रखा तो ये बहुत अच्छे काम करते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं होती। ये एक मिथ है कि आप गर्मी में आईवीएफ नहीं कर सकते। हमारे पास में तो थ्रू आउट ईयर काम होता है। थैंक यू वेरी मच सर। सुनने के लिए धन्यवाद।